हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। जो आपका जेएसए का सिलेबस था जिसमें दो टॉपिक्स आपके रह रहे थे, एक कोरिलेशन एंड रेग्रेशन और उसके बाद इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन। उसके बावजूद भी मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी में कुछ चीज़ें रह रही थी जिनको मैंने आपको जेएसए में पढ़ाया, क्योंकि आपका 30 मार्क्स का सिलेबस है। मैंने जो आपको कमिटमेंट दी थी, जो मैंने ज़ुबान दी थी आपको कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल मैंने वैसा किया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा मुझसे कि सर ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। और हाँ, मुझे हंड्रेड्स ऑफ जो है टेक्स्ट्स आते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे या नॉर्मल टेक्स्ट्स आते हैं या टेलीग्राम पे टेक्स्ट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे बच्चे टेक्स्ट्स करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे को रिप्लाई करूँ, और जो मुझे लगता है कि कोई बच्चे की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, मैं उसको यहीं से कॉल करता हूँ ताकि किसी को भी किसी तरह का जो प्रॉब्लम ना हो, और मैं कोशिश करता हूँ उसको सॉल्व करने की जितना मुझसे हो सकता है। चाहे आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, मैं उनको आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स के मुझे टेक्स्ट्स आते हैं, और हर एक बच्चा ये कहता है कि कहीं से भी हम एमसीक्यूज करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस वजह से मैं मुतमईन रहता हूँ कि चलो, मैंने जो पढ़ाया है वो कम से कम मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया, और मैंने वो चूज़ करके आपको पढ़ाया कहाँ से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। बहरहाल, अब आपकी ज़िम्मेवारी ये है, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर लीजिए। देखिए, मैंने मार्केट में बहुत सारे बुक्स देखे जिनमें मिस्टेक्स वगैरह है, इसलिए मैं मार्केट की बुक्स को रिकमेंड नहीं कर रहा था। लेकिन अरिहंत वगैरह के जो बुक्स आते हैं उसमें एमसीक्यूज़ वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी आप ट्राई कर सकते हैं एमसीक्यूज़। आप टॉपिक नेम दीजिए और उसके साथ एमसीक्यू आगे कीवर्ड यूज़ कर लीजिए, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है। और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में। और एक बात यह है कि अब आपकी ज़िम्मेवारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करें आप, और एमसीक्यूज़ तो सॉल्व करेंगे ही आप। और मैं आपके लिए एक एमसीक्यू जो है सेट लेके आ जाऊंगा, एक क्वेश्चन बैंक लेके आ जाऊंगा, जिसमें आपको 100 से 150 तक एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे हर एक टॉपिक को लेके। इवन कि मैं इन दो टॉपिक्स को इसमें कंसिडर करूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक। चलिए, अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन आपके जेएसए का सिलेबस में मेंशन किया गया है। हालांकि ये टॉपिक जो है वो बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको हम अगर पढ़ने लगेंगे तो इसमें लगभग 15 दिन लगेंगे पढ़ने में। लेकिन मैंने जब इसको अच्छी तरह से एनालाइज किया तो मुझे ये समझ आ गया कि इसमें आपने जो मेथड पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड है जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है। बाकी जो इसमें मेथड्स है उसमें बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्लियर। पहले हम देखते हैं कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन होता क्या है। देखिए, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन एक न्यूमेरिकल टेक्निक है जिससे हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके वैल्यूज़ दिए गए हैं। क्लियर। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू हमने कैलकुलेट करना होता है, और इंडिपेंडेंट वैल्यू वो होता है, जो वेरिएबल वो है होता है जिसका हमारे पास वैल्यू दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की सूरत में, ठीक है, ये जो हमारे पास x है इसमें हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 0 1 2 3 -1 कुछ भी दे सकते हैं। और y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि x की वैल्यू क्या है। क्लियर। तो इस x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y है जिसका वैल्यू हमने कैलकुलेट करना है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हम एक इक्वेशन लेंगे, हम y इज इक्वल टू 2x² + 3। ठीक है, 2x² + 3 हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे, ये जो y है ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x में हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उसी के हिसाब से जो डिसाइड होगा y का वैल्यू क्या आ जाएगा। यहाँ पे x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो सूरत जिसमें आप y का वैल्यू जो है एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द x, उससे हम कहते हैं इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। अभी मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन हम देखेंगे अलग अलग क्या होता है, लेकिन इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन वो चीज़ होता है जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेफिनेशन पे जाते हैं एक बार।
ज़रा डेफिनेशन देखेंगे हम एक बार। इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन इज ए न्यूमेरिकल टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई फ्रॉम फॉर सम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। जब हम एक्स का कुछ वैल्यू देते हैं तो वाई का हमारे पास क्या वैल्यू आता है, उससे हम कहते हैं इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। अंडर सम गिवन डेटा, आपके पास कुछ डेटा सेट दिया गया है, वहाँ से आपने कैलकुलेट करना है वाई का वैल्यू। क्लियर। चलिए, आपके पास एक डेटा सेट दिया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके पास डेटा सेट दिया गया है। यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन दी गई है ईयर वाइज। 1951 में 15 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1961 में 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1971 में आपने पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, 1981 में 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1991 में आपने कैलकुलेट करना है कितनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, ये जो हमारे पास ईयर्स है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास वैल्यूज़ दिए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। ये जो y है आपके पास, ये y का वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। कुछ जगह आपके पास दिया गया है, कुछ जगह आपने कैलकुलेट करना है। ये जो y आपका है, इससे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास इसको हम y0 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम y2 से रिप्रेजेंट करेंगे, y3 एंड y4। इसी तरह इसको हम x1, x2, x3, x4 एंड x5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इंटरपोलेशन क्या हुआ? अभी तक हमने इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन को एक साथ पढ़ा। डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू निकालना फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम देखेंगे इंटरपोलेशन क्या होता है। देख लीजिए, फाइंडिंग द पॉपुलेशन बिटवीन 1951 टू 1981 इज इंटरपोलेशन। ये जो आपके पास डेटा दिया गया है 1951 से लेकर 1981 तक, अगर हम इस डेटा को देखेंगे, जब आपको वैल्यू कैलकुलेट करना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद इन द डेटा सीरीज। ठीक है, विद इन द डेटा सीरीज मतलब यहाँ 1981 में आपके पास डेटा दिया गया है, यहाँ 1951 1961 के पास डेटा दिया गया, आपके पास बाउंड्री वैल्यूज़ का वैल्यू दिया गया है, और बीच में आपने कोई वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। इससे हम कहते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, विद इन द डेटा। जब हम विद इन द डेटा को डेटा कैलकुलेट करते हैं, उससे हम कहते हैं इंटरपोलेशन। क्लियर। अच्छा, एक्स्ट्रापोलेशन फिर क्या हुआ? एक्स्ट्रापोलेशन होता है अगर आप ये जो हमारे पास ये हमारा बाउंड्री बन गया, इससे बाहर अगर आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर का कोई वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, उससे हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। फाइंडिंग द पॉपुलेशन बिफोर 51, अगर हम 51 से आगे, 51 का तक डेटा दिया गया है, 51 से पीछे डेटा नहीं दिया गया, अगर हम 51 से पीछे जाएंगे और कोई जो है डेटा कैलकुलेट करना चाहेंगे वाई का, या अगर हम 91 के बाद का डेटा कैलकुलेट करेंगे, उससे हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। समझ आई आपको मेरी बात? आपने देखा होगा, जब भी आप एग्जाम देते हैं तो रीजनिंग में आपको सीरीज दी गई है। फॉर एग्जांपल आपके पास सीरीज ये दी गई है 5, 10, 15, ठीक है, डैश एंड देन 20, 25। ठीक है, आपसे कहा जाता है ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें क्या पैटर्न बनता है, 5 का डिफरेंस है, तो आप बताएंगे ये मेरे पास 20 है वैल्यू। ये जो आपने 20 कैलकुलेट किया, ये विद इन द सीरीज है, इसको हम कहेंगे इंटरपोलेशन। समझ आई मेरी बात अब आपको? ठीक है, अब आपके पास दूसरी तरह से सीरीज दी गई है, आपके पास इस तरह से सीरीज दी गई है, फॉर एग्जाम्पल 5, 10, ठीक है, 15, और उसके बाद आपको कहा जाता है ये जो बाउंड्री वैल्यू है ये आपने कैलकुलेट करना है। ये जो आपने कैलकुलेट करना है, ये जो डैश है, इसके बाद कोई और वैल्यू नहीं दिया गया है, बाउंड्री आपकी ये बनती है। इसके बाद अगर आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट करना है, उससे हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन, या पहले अगर हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे, उससे हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, समझ आया आपको मेरी बात? अब क्या होता है इंटरपोलेशन एंड क्या होता है एक्स्ट्रापोलेशन? कभी कभी किसी डेटा में आपको इंटरपोलेशन भी कैलकुलेट करना होता है और एक्स्ट्रापोलेशन भी साथ में कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल इसी डेटा में हम देखेंगे, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी बाउंड्री वैल्यू दिए गए हैं, यहाँ भी बाउंड्री वैल्यू दिए गए हैं, तो ये आपके लिए इंटरपोलेशन बना। लेकिन अगर आप इसी डेटा में से इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास ये जो डेटा दिया गया है, इसके बाद कोई डेटा नहीं दिया गया है, तो ये आपके पास एक्स्ट्रापोलेशन हुआ। समझ आई बात? अब क्या होता है इंटरपोलेशन और क्या होता है एक्स्ट्रापोलेशन? क्लियर। चलिए, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब जो हमारे पास ये इंटरपोलेशन यानी कि ये जो मिसिंग डेटा है हमारे पास, कैलकुलेट करना होता है, चाहे हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें। कुछ बुक्स इसको एक्स्ट्रापोलेशन को कहते हैं कि हम फ्यूचर वैल्यू
इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे फॉर एग्जांपल हमें 1981 तक डेटा दिया गया है, हमने 1991 का कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2020 का डेटा दिया गया है, हमें 2021 का डेटा कैलकुलेट करना है। इससे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना। लेकिन वो बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में ये करेक्शन है कि ये फ्यूचर वैल्यू ही नहीं कैलकुलेट करता है, बल्कि कभी कभी हम इससे पास्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 1945 का डेटा कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे पीछे जाना होगा, तो ये फ्यूचर वैल्यू तो नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब भी आपके पास बाउंड्री वैल्यूज़ दिए गए हैं, बाउंड्री वैल्यू से बाहर जब आप कोई डेटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, उससे हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। बेस्ट डेफिनेशन। क्लियर? चलिए, अच्छा, अब जो हमारे पास इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं वो बहुत सारे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, हमारे पास ग्राफिकल मेथड्स है। एक तरह के ग्राफिकल मेथड्स में आपके पास एक्स वैल्यू दिया गया है, वाई वैल्यू दिया गया है, एक्स का वैल्यू कुछ है, वाई का वैल्यू कुछ है। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हम एक लाइन ड्रा करते हैं, तो इस लाइन को आगे बढ़ाकर हम नेक्स्ट वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास ग्राफिकल टेक्निक। जैसे हमने जो स्कैटर डायग्राम में भी पढ़ा है कोरिलेशन में, उसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ करके उस लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। दूसरे होते हैं हमारे पास अलजेब्रिक टेक्निक्स, अलजेब्रिक मेथड्स, जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है, ये इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन कैलकुलेट करने के। इसमें हमारे पास है लैग्रेंज मेथड, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस मेथड, न्यूटन्स डिवाइडेंट डिफरेंस मेथड, न्यूटन्स सेंट्रल डिफरेंस मेथड, बाइनोमियल मेथड, स्टर्लिंग मेथड। इसके बगैर भी है न्यूटन गॉस मेथड, न्यूटन गॉस फॉरवर्ड मेथड, न्यूटन गॉस बैकवर्ड मेथड। बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैंने इन सभी मेथड्स को एनालाइज किया। जब मैंने इन सभी मेथड्स को एनालाइज किया और इनमें जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम लगता है वो दो मिनट से बहुत ज़्यादा है। कभी कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट भी लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कभी कभी 10 मिनट भी लगेंगे आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, तो वो खाली बाइनोमियल मेथड में ही पूछा जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल मेथड क्यों? क्योंकि इसको लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन मिनट या विद इन 2 मिनट्स। आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो 2 मिनट में तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल मेथड में हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। चलिए देखते हैं हम बाइनोमियल मेथड। आपने बाइनोमियल पढ़ा होगा। ठीक है, बाइनोमियल मेथड होता है वो जिसमें हम हमारे पास दो जो है वेरिएबल्स होते हैं, और इसमें हमारे पास एक वेरिएबल का वैल्यू दिया होता है, दूसरे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल आपने ऑलरेडी बाइनोमियल इक्वेशंस पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स में। मैं उसको लेकर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि जब भी हमने बाइनोमियल इक्वेशन में कोफिशिएंट्स बनाने होते हैं वो हम किस तरह से बनाते हैं। मुझे नहीं पता आपने किस तरह, आपके पास इसमें हमारे पास वो एक फॉर्मूला है n-1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल कुछ है हमारे पास, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। वो मुझे आपको नहीं बताना है, मुझे आपको शॉर्टकट ट्रिक बताना है किस तरह से आप जो है ये कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास है पास्कल ट्रायंगल इसके लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से होगा, अगर आप अपनी बाइनोमियल मेथड से, बाइनोमियल फार्मूला से भी आप n इंटू n-1 वगैरह जो है आपके पास फार्मूला, उससे कैलकुलेट करेंगे तो उससे भी आपको यही आएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपके पास पावर में 1 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 पहले। ठीक है, तो यानी कि आपने इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास y - 1 रेज़ पावर 1 है, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले हम y1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे पहला पॉजिटिव आता है, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास है y - 1 रेज़्ड पावर 1। क्लियर? देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, पहले मैं लिखूँगा y1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पावर जो है 1 है। उसके बाद मैं माइनस करूँगा। ठीक, माइनस करके मैं क्या लिखूँगा, y0। ठीक है, y0 तक ही मुझे जाना है। अब मुझे कोफिशिएंट्स देखने हैं। कोफिशिएंट्स के लिए आपको यहाँ जाना होगा पास्कल ट्रायंगल में। पहले आपने लिखना है 1 तो इसका कोफिशिएंट जो आएगा वो 1 ही आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि बाइनोमियल इक्वेशन में हम लिखते ही हैं y - 1 रेज़्ड पावर कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल 1 हो या n हो, इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं ना बाइनोमियल इक्वेशन को। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा y - 1 रेज़्ड पावर 1 इज इक्वल टू 0। आपने ये सॉल्व करना है, तो पहले आप लिखेंगे y1, ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे y0। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट्स क्या है, 1 और 1।
यहाँ पे भी 1 किया मल्टीपल, यहाँ पे भी 1 किया मल्टीपल। इसके बाद अगर आपने y माइनस 1 रेज पावर 2 सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो किस तरह से, इक्वल टू 0 ये आपने सॉल्व करना है। तो आप पहले लिखेंगे y2, ठीक, फिर माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। क्यों, यहाँ पे देखना आपने, पहला पॉजिटिव आएगा, उसके बाद माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, अल्टरनेटली प्लस माइनस आपने लिखना है, ये आपने समझना है। यहाँ पे y2 के बाद क्या आएगा आपके पास y1, उसके बाद क्या आएगा आपके पास y0। क्लियर। अब आपने कोएफिशिएंट्स देखना है। देखने कोएफिशिएंट्स कैसे बनाने हैं, आपने पहले 1 1 लिखना है ऊपर पास्कल ट्रायंगल में, फिर क्या करना है, आपने पहले 1 लिखना है, फिर इन दो का सम करना है। ये आपके पास 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखना है। फिर 3 के लिए आपने क्या करना होगा, पहले 1 लिखना होगा, फिर 1 और 2 कितना हुआ 3, 2 और 1 कितना हुआ 3, फिर 1 लिखना है यहाँ पे। समझ आया मेरी बात। आप लिखना है 1 फिर से, फिर 1 और 3 कितना हुआ 4, 3 और 3 कितना हुआ 6, 3 और 1 कितना हुआ 4, फिर 1 लिखना है इस साइड में। समझ आया आपको किस तरह से पास्कल ट्रायंगल बनता है। अगर आपने 5 के लिए कैलकुलेट करना होगा, यानी कि y माइनस 1 रेज पावर 5 के लिए कोएफिशिएंट्स ढूंढने होंगे, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप, याद रखिए पहले 1 लिखना है, फिर 1 और 4 5 आएगा, फिर 4 और 6 कितना आएगा 10 आएगा, फिर 6 और 4 कितना आएगा 10 आएगा, फिर 4 और 1 कितना आएगा 5 आएगा, फिर अपना 1 आएगा। समझ आया आपको मेरी बात। अब अगर आपने 6 के लिए कैलकुलेट करना होगा, इसी तरह आप क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 5 और 1 कितना हुआ 6, फिर 5 और 10 कितना हुआ 15, ठीक है, फिर 10 और 10 कितना हुआ 20, फिर 10 और 5 15, फिर 1 और 5 6, फिर से आपका यहाँ पे आ जाएगा 1। इस तरह से आप पास्कल ट्रायंगल को लेके अच्छी तरह से कोएफिशिएंट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो पहले ही पास्कल ट्रायंगल ड्रा करनी है साइड में, इसमें से आप कोएफिशिएंट्स बना सकते हैं। अगर अब आपको सॉल्व करना होगा y रेज पावर y माइनस 1 रेज पावर 2, तो हमने सॉल्व किया, y माइनस 1 रेज पावर 3 आपने सॉल्व करना है। तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, आप वहाँ शीट पे ना देखें, -1 रेज पावर 3 करना है सॉल्व, तो पहले क्या लिखेंगे आप y3 करेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे y2 लिखेंगे, फिर y1 लिखेंगे, फिर y0 लिखेंगे, लिखा आपने y0। अब क्या करना है, पहला तो प्लस हुआ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, समझ आया आपको मेरी बात, ये प्लस है यहाँ पे। अब कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट्स के लिए मैंने आपको बताया कि आपने पास्कल ट्रायंगल में जाना है। तो पास्कल ट्रायंगल में अगर आप ऊपर देखेंगे y रेज पावर y माइनस 1 रेज पावर 3 के आपके क्या कोएफिशिएंट्स बनते हैं, तो आप देख लीजिए उसमें आपके क्या बनते हैं, उसमें आपको यहाँ पे 1 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे आपको 3 बनेगा, और ये आपके पास 1 बनेगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। क्लियर, समझ आया आपको मेरी बात, किस तरह से पास्कल ट्रायंगल से कोएफिशिएंट्स लेने हैं और किस तरह से बनाना है कोई भी इक्वेशन। अब देख लीजिए बाइनोमियल थ्योरम आपने इसके सॉल्व करने हैं। y माइनस 1 रेज पावर 4 आपने बनाना है इज इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है, किस तरह से करें, पहले लिखना है y4, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखना है y3, फिर क्या लिखना है y2, फिर लिखना है y1, फिर लिखना है y0। क्लियर, चलिए ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, ठीक। फिर कोएफिशिएंट्स कहाँ से लेने हैं, कोएफिशिएंट्स आपने बाइनोमियल ट्रायंगल से लेना है। ये 1 है और लास्ट वाला भी 1 आ जाएगा, ये आपको पता ही है। इसके बाद को आप अपने ऊपर बाइनोमियल ट्रायंगल को देखेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 4, ये 6 बन जाएगा, ये 4, मुझे आप पता ही है, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर आपने ये वाला सॉल्व करना होगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए, पूरा ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे y माइनस 1 रेज पावर 5 को आपने सॉल्व करना है। सर इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले आपने लिखना है y5, ठीक है, उसके बाद लिखना है y4, उसके बाद आपने लिखना है y3, उसके बाद आपने लिखना है y2, उसके बाद आपने लिखना है y1 एंड देन y0, ठीक है, इस तरह लिखा आपने। उसके बाद पहला जो आपके पास है पॉजिटिव है, उसके बाद माइनस आएगा, इसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा, इसके बाद माइनस आएगा, इसके बाद प्लस आएगा, इसके बाद माइनस आएगा, ऑल्टरनेटली पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब कोएफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, पहला तो 1 होगा, लास्ट भी 1 होगा, ये आपको पता ही है, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा 5 में, अगर आप देखेंगे तो पहले आपका क्या आ जाएगा, पहले आपका आ जाएगा, पास्कल ट्रायंगल हमने अभी सॉल्व किया था, उसमें आपका आ जाएगा 4 एंड 1, ये आपका आ जाएगा 5 10 10 5 1, ठीक है। मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल बताया अभी कैसे सॉल्व करना है, वहाँ से ही मैं ये कोएफिशिएंट्स ले रहा हूँ, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल को एक बार फिर से देखेंगे, मुझे लगता है आपको गड़बड़ ना हो जाए। देखिए पास्कल ट्रायंगल कैसे ड्रा करते हैं, यहाँ पे बताऊँगा, जैसे हमने अभी बनाई ही नहीं। पहले आपने लिखना है 1 1 ऊपर, ये आपके बनेंगे कोएफिशिएंट्स जब आपका पावर होगा 1, ठीक है,
याद रखना। इसके बाद अब जब आपका पावर 2 होगा तो तब क्या लिखना है आपने, पहले 1 लिखना है, फिर इन दो का सम करना है, आपके पास 2 बनेगा, फिर इस तरह से 1 लिखना है। समझ आया। अब 3 के लिए क्या बनेंगे कोफिशिएंट्स, पहले आपने 1 लिखना अपना ही, फिर 2 और 1 कितना हुआ 3, फिर 2 और 1 कितना हुआ 3, फिर आपका 1 आ जाएगा। क्लियर। अगर आपने रेज़्ड पावर 4 होगा, यानी कि पावर में 4 होगा, उसके क्या कोफिशिएंट्स बनेंगे, उसके कोफिशिएंट्स पहले 1 ही होगा, फिर 1 और 3 कितना हुआ 4, 3 और 3 कितना हुआ 6, फिर 3 और 1 कितना हुआ 4, फिर आपका 1 आ जाएगा लास्ट। अब हम देखेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल। अब आपको समझ आया, कोई भी आपने सॉल्व करना है तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, वो आपको मैंने आपको बताया कि पास्कल ट्रायंगल भी कैसे बनाएंगे आप। जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएंगे चाहे आपको बायनॉमियल थ्योरम जो आपको मैथमेटिक्स में है ना, वहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो यही पास्कल ट्रायंगल आप यूज़ कर सकते हैं कोफिशिएंट्स के लिए। अच्छा, बायनॉमियल मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये हम देखेंगे बायनॉमियल मेथड से हम कैसे इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, आपके पास ये बायनॉमियल मेथड जो है, इसमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग एस्टिमेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द वीट फॉर द ईयर 1990 टू 1998 इज, हमारे पास कुछ प्रोडक्शन दी गई है वीट की सालों के हिसाब से, और हमने देखना है जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू होगा इंटरपोलेशन, वो हमने कैलकुलेट करना होगा। 1990 के जो प्रोडक्शन है वो 20,000 टन्स है, ठीक है। इसी तरह 1992 की जो है वो 40,000 टन्स है, 1994 की 70,000 टन्स है, 1996 की हमने कैलकुलेट करना है, 1990 की हमने हमारे पास जो है 130 जो है नंबर 1000 टन्स है हमारे पास प्रोडक्शन। अब हमने कैलकुलेट करना है कि 1996 में वीट की प्रोडक्शन कितनी थी किसी इलाके में, ठीक है। इस डेटा को लेके देखने, जब हम बायनॉमियल मेथड यूज़ करते हैं, आपने दो चीज़ें जहन में रखनी होंगी। पहला ये कि ये जो गैप होगा ना ईयर्स में, इंटरवल यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कॉमन इंटरवल होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे 1990 है, उसके बाद 92 है, उसके बाद 94 है, 96 है, 98 है। बायनॉमियल मेथड तब भी लगेगा जब ये इंटरवल कॉमन होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता अगर आपके पास 1990 है, उसके बाद 1991 है, उसके बाद 1995 सीधा है, नहीं। यहाँ पे गैप जो है, इनका जो इंटरवल है आपको पता ही होगा, अब मुझे इंटरवल बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इंटरवल यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, तभी आप बायनॉमियल मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहली कंडीशन, जब आप देखेंगे कि डेटा में यहाँ पे ये जो डेट्स दिए गए हैं या एक्स वेरिएबल दिया गया है, इसमें इंटरवल जो आपके हैं इनमें कॉमन डिफरेंस है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको अगर वैल्यू कोई कैलकुलेट करना होगा, वो इसी सीरीज में जो डेट दिया गया होगा या इसी सीरीज में जो एक्स वैल्यू दिया गया है, उसी का आपने वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाता है 1993 का आप हमें बता दीजिए, 1993 का जो है वो इस टेबल में नहीं आता है, तो उसका आप बायनॉमियल मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आई। दो कंडीशंस है, पहली कंडीशन यानी कि ये जो एक्स वेरिएबल है, इनमें जो गैप्स है, इनमें जो इंटरवल्स है वो कॉमन होने चाहिए, सेम डिफरेंस इन इंटरवल्स। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको अगर इंटरपोलेशन कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, वो इसी में से कोई एक्स वेरिएबल का ही वैल्यू आपने कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता आपको 1990 दिया गया है, उसके बाद 1992 दिया गया है, आपसे अगर कहा जाए 1991 का कैलकुलेट करके दीजिए, इसमें आप बायनॉमियल मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। वो वैल्यू यानी कि वो डेट यहाँ पे दिया होना चाहिए, वो हमारी सीरीज़ में फॉल होना चाहिए। 1990 का होगा, 1992 का, 94, 96, 98, इनमें से अगर आप में से आपको किसी में से वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो इस सीरीज़ में फॉल नहीं करता है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझ आई आपको मेरी बात। चलिए, हाँ, अगर आपका 2000 होगा तो 2000 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि दो का ही गैप है इसमें, ठीक है, और इस सीरीज़ में भी फॉल करता है। लेकिन ये बात है वो हमारे लिए इंटरपोलेशन नहीं, वो हमारे लिए एक्स्ट्रापोलेशन बनेगा। मैंने आपको बताया है पहले इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन किस तरह करते हैं। अच्छा, चलिए, ये हमारे पास डेटा दिया गया है। अब मैंने आपको बताया ये हमारे पास एक्स वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, एक्स दिया गया, एक्स के वैल्यूज़ ये हमारे पास हुआ x1, x2, x3, x4, ठीक है, x3, x4, x5, ठीक है, ये हमारे पास दिए गए हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है x0, y0, y1, सॉरी ये x0 है, ठीक है, x1, x2, x3, x4, ठीक है। इसी तरह y0, y1, y2, y3, y4 ये हमारे पास वेरिएबल्स है।
अब हमारे पास जो है कैलकुलेट करना होगा। पहले जब हमने कोई वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, हमने देखना है कि लास्ट तक हमारे पास कौन सा डेटा दिया गया है। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू पहुँचता है वो y4 तक पहुँचता है, इसलिए आपका जो पावर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 4 आपका। यानी कि हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी बायनॉमियल थ्योरम जो हमने सॉल्व करनी है वो है y-1 रेज़्ड पावर 4 इक्वल टू 0। ये हमने सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए, मैंने आपको बताया किस तरह से सॉल्व करते हैं। y-1 रेज़्ड पावर 4 इक्वल टू 0 हमें सॉल्व करना है। वो कैसे लिखना है? पहले हमने y4 लिखना है, फिर y3, फिर y2, y1, y0, फिर प्लस पहला है, माइनस प्लस माइनस प्लस। उसके बाद कोएफिशिएंट्स मैंने आपको बताया किस तरह से है। पहला 1 आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में भी 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 6 4 कोएफिशिएंट्स आते हैं। पास्कल ट्रायंगल से आप ये कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। अब y4 का आपके पास वैल्यू दिया गया है 130, माइनस 4 y3 हमने कैलकुलेट करना है, प्लस 6 इंटू, अब हमारे पास y2 का वैल्यू जो है वो 70 है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 इंटू y1 का वैल्यू क्या है हमारे पास? 40 है, तो माइनस 4 इंटू 40। उसके बाद y0 का हमारे पास क्या है वैल्यू? 20। ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यही इक्वेशन पुट करनी है ना, इक्वल टू 0, y-1 रेज़्ड पावर 4 इक्वल टू 0, ये हमने इक्वल टू 0 पुट करनी है, इसलिए ये हमारे पास वैल्यू आया इक्वल टू 0। अब इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। 130 माइनस 4 टाइम्स y3, 6 इंटू 70 इज़ 420, माइनस 160 प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास बच जाएगा -4y3, ये हमारे पास -4y3 प्लस 410 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो -4y3 इसको हम इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस गया। ठीक है, y3 इज इक्वल टू 410 डिवाइडेड बाई 4, 410 डिवाइडेड बाई 4 हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 102.5। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि 1996 में जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है वो है 102.5 थाउजेंड टन्स। क्लियर? तो ये हमने इंटरपोलेट यहाँ पे वैल्यू किया है। अच्छा, अब हमारे पास एक और न्यूमेरिकल इस तरह से है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द 2001 फ्रॉम द गिवन डेटा। हमारे पास डेटा दिया गया है, अब हमने 2001 की पॉपुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। 1991, 1993, 95, 97, 99 टू 2001। अब देख लीजिए यहाँ पे इंटरवल 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने देखना है कि ये जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है वो इसी सीरीज़ में फॉल होना चाहिए। अगर हम देखेंगे 2001 जो आता है वो इसी सीरीज़ में फॉल करता है, तो इसका हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम देंगे x1, x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5, इसी तरह y0, y1, y2, y3, y4, y5। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? y5। लेकिन इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन आपके पास बनेगी y-1 रेज़्ड पावर 5 इक्वल टू 0। ये बनेगी ना, क्योंकि लास्ट हमारे पास क्या आता है? y5 आता है। चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट हमने क्या करना है? y ऑफ 2001, कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा, y ऑफ 2001 हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि 2001 हमारे पास x का वैल्यू है। ठीक है, और हमने क्या कैलकुलेट करना है? y का वैल्यू। y-1 रेज़्ड पावर 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? पहले y5 लिखना है। ठीक है, y5, y4, y3, y2, y1, y0। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है? पहला प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब कोएफिशिएंट ढूंढने हैं ना, तो पास्कल ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जल्दी जल्दी। पहले हम यहाँ पे 1 1 लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 2 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। पहले 1, ये हमारे पास 3 बनेगा, ये 3 बनेगा, और ये हमारे पास 1 बनेगा, और फिर 1 4 6 4 एंड 1। ठीक है, तो हमारे पास अब 5 का कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास 4 का बना, अब हमने 5 का देखना है, तो वो हमारे पास बनेगा 1, पहले 1 बनेगा, फिर 5 बनेगा, फिर 10 बनेगा, फिर 10 बनेगा, फिर 5 बनेगा, फिर 1 बनेगा। ठीक है, आइए आपको समझ किस तरह से हमने पास्कल ट्रायंगल में इसकी कोएफिशिएंट देखें। पहले हमारे पास 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा। ठीक है, फिर सॉरी पहले वाले में देखेंगे। पहले ये हमारे पास 1 आया, ये 5 आया, ये 10 आया, 10 आया, 5 आया, 1 आया। ठीक है, कोएफिशिएंट सब आपको पता है, चल गया। अब यहाँ से सॉल्व करना है, आपने डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करना है। ज़रा पुट करें यहाँ पे वैल्यूज। y5 आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, -5 टाइम्स आपका y4 का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? वो 35 है। ठीक है, माइनस प्लस 10 इंटू y3 का वैल्यू 25 है, -10 इंटू y2 का हमारे पास 20 वैल्यू है,
प्लस 5 इंटू Y1 का हमारे पास 15 वैल्यू है, माइनस Y0 का हमारे पास 10 वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा Y5 माइनस 175 प्लस 250 माइनस 200 प्लस 75 माइनस 10 इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन है। तो Y5 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, तो Y5 यहाँ पे 60 है, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे करोड़ में दिए गए हैं, हम कह सकते हैं 2001 की जो पॉपुलेशन है वो 60,000 करोड़ है। सॉरी 60 करोड़ है, करोड़ में दी गई है तो 60 करोड़ है। 60 करोड़ हुई हमारे पास 2001 की पॉपुलेशन। इसको हम कह सकते हैं कि हमने 2001 का जो वैल्यू है उसको एक्स्ट्रापोलेट किया। ठीक है, क्योंकि ये बाउंड्री से बाहर आता है। समझ आया आपको मेरी बात, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपने दोनों चीज़ें करनी हो, इंट्रापोलेट भी करना होगा, एक्स्ट्रापोलेट भी करना होगा। आपको वहाँ पे कौन सी ट्रिक का यूज़ करना है वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक, देख लीजिए, ये हमारे पास दिए गए हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है 1990, 1992, 94, 96, 98 एंड 2000। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्शन दिया गया है इन 1000 टन्स, वो हमारे पास है 20,000 टन्स 1990 में, 1992 में 30,000 टन, 1994 में 35,000। इसी तरह 96 में कैलकुलेट करना है, 98 में हमारे पास 45,000 टन्स हैं। ठीक है, और 2000 में हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपने दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ दिए गए हैं, 20, 30 फॉर एग्जांपल, 40, 60 आपने ए पार्ट में दिया होता है, बी पार्ट में इस तरह से, सी पार्ट में 50, 50 इस तरह से दिया गया। तो आपने दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है। अगर आपने दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं किसी क्वेश्चन में, तो आपने वहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको बताऊँगा, जहाँ पे आप इंटरपोलेशन भी एक्स्ट्रापोलेशन भी दोनों एक साथ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपने पहले इंटरपोलेशन का वैल्यू निकालना है। वो किस तरह से हम निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, इसमें हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आते हैं Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, इसी तरह X0, X1, X2, X3, X4, X5। ठीक है, X0 की हमें वैल्यू नहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे Y5 आता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास Y4 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, वो ये कैलकुलेट करना है। पहले हमने करना है 1996 इंटरपोलेशन वैल्यू, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतनी सीरीज़ को लेंगे। समझ आई आपको मेरी बात, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इंटरपोलेशन करना है हमने, इसलिए हमने 2000 तक जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ तक वैल्यू आता है, Y4 तक। चलिए, Y4 तक आता है, इसलिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, y - 1 रेज़्ड पावर 4। इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास है, Y4 लिखेंगे, फिर Y3, फिर Y2, Y1, Y0। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस आया। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पहले में हमारे पास कोएफिशिएंट 1 बनेगा, लास्ट में भी 1 बनेगा। इसके बाद यहाँ पे 4 के लिए आपको याद रहेगा 464 है। ठीक है, तो 464 आपने कोएफिशिएंट्स लगा दिए, डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ना, जल्दी जल्दी वैल्यूज़। Y4 में आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यूज़, आपके पास 45 है Y4 का वैल्यू। इसी तरह -4 टाइम्स Y3 आप हमने कैलकुलेट करना है 1998 का, 1996 का कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद 6 इंटू Y2 का हमारे पास 35 वैल्यू है, -4 इंटू Y1 का हमारे पास 30 वैल्यू है। इसी तरह Y0 का हमारे पास 20 वैल्यू है। क्लियर, इनको वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, बिल्कुल आसान है। 45 -4 इंटू Y3 210 -120 एंड +20। इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी जल्दी इसको प्लस कर लीजिए। आप देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा -4 Y3 + 155 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस साइड जाएगा तो माइनस बनेगा, ये माइनस गया। ठीक है, तो Y3 आपके पास आ जाएगा 155 डिवाइडेड बाई 4, ये आपके पास आ जाएगा 38.75। ठीक है, 38.75 थाउजेंड टन्स किस ईयर में आपका प्रोडक्शन है, 1996 में। अब आप कह सकते हैं हमने इंटरपोलेट किया इस वैल्यू को। ठीक है, 1996 के वैल्यू को, Y के वैल्यू को हमने इंटरपोलेट किया। कितना है इसका प्रोडक्शन, 38.75 थाउजेंड टन्स। ठीक है, चलिए, अब आपको अगर कैलकुलेट करना है यहाँ पे 2000 का भी, ठीक है, तो इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट करना है, यानी कि यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आएगा Y5 तक जाएगा। क्लियर, अब आपने यहाँ पे नई इक्वेशन नहीं बनानी है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ट्रिक ये इस्तेमाल करनी है, इंक्रीमेंट द सबस्क्रिप्ट ऑफ Y बाई 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है ना, ये जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है आपने, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो सबस्क्रिप्ट दिया गया है ना, Y4, Y3, Y2, इसमें आपने एक एक जोड़ना है, यानी कि एक एक प्लस करना है। ये आपके पास क्या बनेगा, Y5 - 4 टाइम्स Y4, ठीक है, प्लस बाकी सभी ऐसे, सब कुछ ऐसा ही रखना है, प्लस 6 टाइम्स Y2 है, इसको Y3 करते हैं, -4 टाइम्स Y1 है, इसको Y2 करते हैं। ठीक है, प्लस Y0 है, इसको Y1 करेंगे। ठीक है, इस तरह का आपका इक्वेशन बनेगा, समझ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान हो गया ये।
आप देख लीजिए, वही मैंने यहाँ पे किया। इक्वेशन फर्स्ट में हमने ये वैल्यूज़ को जो है इंक्रीमेंट किया, y4 को y5 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -4 टाइम्स y3 था, इसको हमने y4 कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 6 टाइम्स y2 था, इसको हमने y3 कर दिया। इसी तरह यहाँ पे y2 था, इसको y1 था, इसको y2 कर दिया। यहाँ पे y0 था, इसको y1 कर दिया, ठीक है। अब आपने डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यूज। y5 -4 टाइम्स 4 टाइम्स इंटू y4 विच इज़ 45। अब 6 टाइम्स, यहाँ पे अभी हमने ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की है, वही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6 टाइम्स 38.75 -4 इंटू 35 आपका y2 का वैल्यू है। इसी तरह y1 का आपका वैल्यू है 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको प्लस करना है, सिंपल प्लस करना है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा y5 -320 प्लस 262.5 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 320 में से ये माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y5 -57.5, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा तो प्लस बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा y5, यानी कि आपके पास यहाँ पे y5 का जो वैल्यू आया वो 57.5 है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास 2000 का जो हमने प्रोडक्शन निकालना था वो हमारे पास आ गया, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है 57.5 टन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं जब आपने दोनों वैल्यूज़ एक साथ कैलकुलेट करने होंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसमें आपने खाली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। ये मुझे लगा कि ये मेथड में से क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने इंटरपोलेशन में देखना है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम आज सिलेबस कंप्लीट करते हैं आपके JSA का। अगर कहीं पर भी आपको फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपके हर एक क्वेरी को का आंसर करता आया हूँ अभी तक, हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चंस को आंसर करता आया हूँ अभी तक। हालांकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें कहीं पे दिक्कत नहीं होती, चाहे कहीं से भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं और MCQs वगैरह मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। चलिए आज यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम मिलेंगे कंप्यूटर सेशन में, वहाँ मैं आपका इंतज़ार करूँगा, ठीक है। चलिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा, बाय।